बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू आमर महबूब और मुर्तज़ा दुरानी। नाज़रीन, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक है और 3-4 घंटों से मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम अभी जब तक हम ये प्रोग्राम शुरू करें तो कोई फ़ैसला नहीं हो सका और क्यों आज डेडलाइन थी एक्शन कमेटी की, तो इसके थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता ऐलान जारी होगा कि जॉइंट एक्शन कमेटी अब इसके बाद क्या जो हिकमत अमली अपनाती है। दूसरा, आज आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने जो हेल्थ कार्ड बहाल करने का ऐलान किया है और असम्बली इजलास के दौरान भी जो FC की तैनात जो आज़ाद कश्मीर तैनाती का मामला है, इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने इसके ऊपर एतराज़ भी किया है और JK पीपल्स पार्टी में तवज्जो दिला और नोटिस भी जमा कराया और मुतालबा किया है कि जो ऐवान है ये इसके ऊपर बहस करे कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को जो FC तैनात करने का यानी फ़ैसला किया गया। जो सबसे अहम बात है कि जो आज़ाद कश्मीर का बजट आज भी असम्बली पेश नहीं हुआ। अब इतलात है कि शायद ये बजट कल पेश हो, लेकिन बजट के मामलों पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। और वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में 3 अरब का इजाफा किया। इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे कि क्या मामलात हैं कि अभी तक ये मामलात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। जो सबसे अहम बात है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा ग़ुलाम नबी नौशरी साहब, इनका आज इंतकाल हो गया और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नौशरी साहब को जवार रहमत में जागा। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। तवील जदोजहद है नौशरी साहब की तहरीक आज़ादी कश्मीर में। फिर हवेली फेस्टिवल आज जो कल इफ्तिताई तकरीब थी उससे हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और जो हवेली की जो तकरीब है ये पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए बल्कि पूरी दुनिया वो के लिए एक मुस्बत पैगाम है कि जो कश्मीरी लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, मेज़बान हैं। हम इन 3-4 मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन हम आगाज़ करते हैं कि जो सबसे अहम इशू है कि जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी थे 2-3 रोज़ से, अभी तक डेडलॉक यानी बरकरार है। जनाब आमर साहब, एक तो नाज़रीन को बताएं कि ये क्यों यानी मामला फिर उसी तरफ जा रहा है जो 8 मई से 13 मई के दरमियान हादसात हुए थे, तो क्यों यानी इस मुज़ाकरात में पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही है और जो एक्शन कमेटी वालों का क्या मौक़िफ़ और हुकूमत क्या चाह रही है? डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले मैं जो है आगाह करना चाहता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर 2 जगह पे लगी हुई है। एक तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी के पीछे लगी हुई है कि उसे तोड़ दिया जाए और वो कोशिश कर रही है कि मुजफ्फराबाद और जो पुंछ के जो लोग हैं उनके दरमियान ऐसी रिफ्ट डाली जाए कि जॉइंट एक्शन कमेटी का जो है सबसे पहले उन्हें तकसीम किया जाए, तोड़ दिया जाए और उसके बाद जो है वो उनकी जो है ताकत भी तकसीम हो जाएगी तो उन्हें बेहतर इस हिकमत अमली के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो थिंक टैंक हैं वो काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली जो है वो उन्हें वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप ये देख रहे हैं कि पहली बार जो है जॉइंट एक्शन कमेटी का कल 2 दिन से मीरपुर में भी इजलास होता रहा, आज भी एक रावलाकोट में होता रहा है, तो वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके अभी तक। अगर हम उसका मगर एक तो बता रही है कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की, लेकिन जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर से उन्होंने जो अवाम को रिलीफ देने वाली अभी तक जो कामयाबी है वो सिर्फ एक वो हासिल कर सके हैं, वो सिर्फ आटे की है, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए दिए। तो वो जो है वो आटे का और पास्को का जो इनकी जो मामला था उसमें पेशरफ्त हुई है। दुरानी साहब बता रहे थे कि शायद वो सारे की सारी रकम जो है वो वफाकी उसे क्या पास्को को दे दी गई है। तो मैं जो सूरत हाल है इस वक्त ये सूरत हाल है कि बिजली वाली जो बात है ऐलान कर दिया है 3 से 5 रुपये, 10 से 15 रुपये, अभी तक जो बिल लोगों को वो नहीं मिले और जो पुराने बिल थे उसकी जो है वो अभी तक एडजस्टमेंट का नहीं हो सका। वो किस्तों पे है और आया वो जो है इनके ऊपर टैक्सेस कितने हैं और आज़ाद कश्मीर की आवाम को 1 यूनिट जो है वो कितने का मिलेगा, ये बात एक क्लैरिटी के साथ आवाम के सामने नहीं आ सकी। इसी तरह जो है वो जो दूसरा जो अहम बात है जो आज़ाद कश्मीर का या दुनिया भर से, एक तो ये मुतालबा ना आज़ाद कश्मीर का, अब दुनिया भर से जो है आप आज भी देखें कनाडा से, अमेरिका से, बरतानिया से और दीगर तमाम ममालिक से जो है वो ख़बरें आई हैं, इवन जिनेवा से भी ख़बरें आई हैं कि जो मुजफ्फराबाद में ब्लड शेड हुआ है जिसमें 3 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए, नौजवान जो थे, और मुजफ्फराबाद में रेंजर्स के हाथों जो जहाँ बाक हो गए लोग और जो ज़ख्मी हुए उसकी ना जुडिशल इंक्वायरी की गई है, ना उसकी FIR दर्ज की गई है और ना ही उसके ऊपर किसी किस्म का कोई और जो है वो रिलीफ दिया गया उन लोगों को। मतलब वो अब ये कश्मकश की बात है कि जॉइंट एक्शन कमेटी उन लोगों के लिए क्या कर रही है जिन्होंने
जान के नजराने जो है वो पेश कर दिए गए। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में जो एक पुलिस ऑफिसर जो शहीद हुए, उनके जो कातिल हैं उनकी भी जो है वो अभी तक नहीं पता चल सकी कि जी वो ज़ाहिर कोई इंक्वायरी हो को पता लगे। अब जब आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, वो लोग पहले से गिरफ्तार थे, उनके ऊपर आपने कत्ल का मुकदमा बना दिया है, तो ये जो सूरत हाल है इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। अभी जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि शायद ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ ये जो लोग सिरान हैं इनकी वजह से किया जा रहा है, क्योंकि सरदार शबीर साहब जो है वो उधर गिरफ्तार हैं, जो अंजुमन ताजरान पूंछ के सदर हैं, तरार से तल्लक है उनका। तो दूसरी तरफ जो उनके जो 7 लोग गिरफ्तार हुए और जो मीरपुर में कुछ वकला और बाकी लोग गिरफ्तार हैं, तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ख्याल ये है कि अगर ये ज़मानत करवा लें, और ज़मानत कराने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हम खुद नहीं छोड़ते, अगर ऐसा हो जाए कि वकला खुद चले जाएँ, बार कौंसिल खुद चली जाए, कोई तीसरा फोरम चला जाए, कोई फ्रीक जाए, तो हम इनसे जान छुड़ाएँ। हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो अदनान के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना कोई असल कातलों को पकड़ने में इंटरेस्टेड है। वो इस बात पर तैयार है कि अगर कोई जाता है कोर्ट में तो जाके जो है वो प्रोसीजर जो है उसे अडॉप्ट कर लिया जाए। इसी तरह जो है वो जो परंदरी वाले जो लोग गिरफ्तार हैं उनके वाले से वो कहते हैं कोई जाए तो उनकी ज़मानत करा ले, वरना अभी ये होगा कोई डमी वकील हुकूमत खड़ी करके कर लेगी। लेकिन अब ये देख रहा है कि आया हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो मुकदमात वापस ले लेगी, जो लोग गिरफ्तार हैं उन्हें खुद छोड़ देगी, या इसके ऊपर भी वो तैयार हो जाएंगे कि हम ज़मानत करा लेते हैं। अगर ये ज़मानत करा लेते हैं तो फिर भी जॉइंट एक्शन कमेटी का अपना मौक़िफ़ ख़त्म हो जाता है कि जाली मुकदमात करते रहे हैं, तो अब जाके खुद ज़मानतें करा रहे हैं। इसी तरह जो बाकी इशूज़ हैं वो राय साहब अभी तक सेटल नहीं हुए, ख़ास तौर पर जो मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़यात हुए, इस तरह जो टैक्स के मामलात थे। इसी तरह जो है वो एक ये पता लगा कि रठुआ रेहाम ब्रिज का जो है वो टेंडर कर दिया गया, या वो किसी को जो है वो अपने मुबशर जाज साहब के हवाले से ये है कि जो उनकी कंपनी है उन्हें रठुआ रेहाम ब्रिज का जो है वो ठेका शायद अलाट कर दिया गया है, या आखिरी मरहले में है, वो जो है वो कामयाबी की तरफ गामजान है। और जो बाकी मुतालबात है वो सारे के सारे राज साहब उसी तरह ही हैं। तलबा यूनियन बहाल नहीं हो सकी, आज़ाद कश्मीर में सिरान रिहा नहीं हो सके, टैक्स का मामला जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने ठीक नहीं करना है, आके नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने तो आके आज़ाद कश्मीर में ये जो 10 लाख के ऊपर 4.5 लाख रुपए टैक्स ले रहे हैं, तो ये किस बात का ले रहे हैं? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी तक सेटल नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी ये है। लेकिन आज जो है वो आखिरी दिन है, अब ये देखना पड़ेगा कि आज तक की डेडलाइन है, कल जो है वो तैयारी करेंगे। और एक मेरे पास इतला है कि चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर अपनी ताई, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है वफाकी हुकूमत का, और उनके तबादले का भी इम्कान है। तब्दील होना तो सर्वस का हिस्सा होता है, लेकिन नाकाम होना किसी रियासत में वो उनके लिए शायद एक स्पॉट होगा उनके कपड़ों के ऊपर, उनके कैरियर के ऊपर। तो वो ये चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को सेटल करके जो है वो अपने। अच्छा दुरानी साहब, अहम मामला है एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान, और 2 रोज़ रावलाकोट मुज़ाकरात होते रहे, फिर आज मुज़फ़्फ़राबाद है, तो डेडलॉक है, यानी अभी तक मामला नहीं है। तो आपके पास क्या इतलात हैं कि यानी मामला किस तरफ, क्या मसला हल हो पाएगा या फिर हम तो एहतजाज पे जाएंगे? देखें राय साहब, ये हमेशा हुकूमत ने जो है ना आखिरी एट 11th आवर जिसको कहते हैं ना, आखिरी मरहले पे आके जब डेडलाइन जो है ना 24 की थी, तो जब 24 तारीख शुरू हुई है या उससे पहले उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए, हाँ जी अब बताएं आप क्या 10-15 दिन उन्होंने पहले ज़ाया कर दी। इस दौरान ये कई ऑप्शंस पे जो है गौर कर सकते थे, बहुत सारे मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो सकते थे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो डोमेन में आता है, जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स का है या बाकी जो उनके टैक्स के इशूज़ हैं, इसी तरह जो जिस तरह आमिर साहब ने बताया कि मुकदमा दर्ज हैं, उनका कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन ये डिले टैक्टस, अब ये सिर्फ वो जो पंजाबी में कहते हैं ना गोंगलों से मिट्टी उतारने वाली बात कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात सीरियस नहीं हो रहे, क्योंकि इनको एक स्पेस में अगर हुकूमत देखे ना सूट करते हैं, हालात ऐसे सूट करते हैं। अगर हुकूमत संजीदा होती मुज़ाकरात करने में तो फिर FC को तलब किया जाता। कल FC के लिए वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला से मिलते और FC को यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में तलब किया जाता। इसका मतलब है कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको इश्तियाल दिला रहे हैं, ताकि क्योंकि जब हालात ख़राब होंगे तो वो चीज़ उनको उस वक़्त की सिचुएशन सूट करती है, उनको वो सपोर्ट करती है वो हालात के। जी अब हालात इतने ख़राब हैं, इस दौरान तो वज़ीर-ए-आज़म तब्दील नहीं हो सकता, तो वो फिर 2-3 महीने का उनको फिर गैप मिल जाएगा। वो अब ये समझ लें एक्सटेंशन जो नहीं हुकूमत में होती, जो सरकारी मुलाजम जो 3 महीने के लिए एक्सटेंशन लेता है, तो अब ये एक्सटेंशन चल रही है 3 महीने के लिए। और वैसे जिस तरह दुरानी साहब ने बात की है ना कि जी वो हालात खराब होंगे तो अनवार सरकार को जो है 2-3 महीने के लिए जब जो है ना डस्ट बैठने का इंतजार करते हैं या नहीं डस्ट उड़ा देते हैं, फिर डस्ट बैठने का ये तो मुझे लगता है कि 2026 में जब असेंबली की मुद्दत पूरी होगी उस वक्त ये कोई और ड्रामा करेंगे और कहेंगे असेंबली की मुद्दत। अब तो मैं बल्कि इसमें एक जो बात
है एक जो मुतालबा था ब्यूरोक्रेसी की इमरात का, अब मुझे ये बताएं कि आप ना उसके ऊपर कमेटी बन सकी, ना उसके ऊपर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कोई संजीदा कदम उठाया, ना नहीं उस पे ऐलान तो उन्होंने किया था कि हम जुडिशल कमिश्नर बना रहे हैं, कह रहा हूँ ये देखें उसकी तो प्रैक्टिकली पेशरफ्त अगर नहीं होगी तो फिर तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकेगी ना। आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में तमाम जो लोग हैं उनकी जो है उसी तरह ही हालात हैं, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा दुरानी साहब अभी हम आते हैं कि ये जो यानी जिस तरफ आपने कहा कि जो FC की तैनाती के मामले पर ज़रा आज़ाद कश्मीर की जमातों ने सख्ती इस पर रद्दमल भी दी और खदशा ज़ाहिर किया कि दोबारा हालात को ख़राबी की तरफ एक मुनज़्ज़म मनसूबबंदी के तहत हालात को ख़राब किया जा रहा है। आज जो यानी JK पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं उन्होंने भी यानी तवज्जो दिला और नोटिस असम्बली में जमा कराया, उससे पहले कई नियाज़ी साहब ने किया है। तो आज़ाद कश्मीर की जमातें ये पहले भी इसका ये बरमला इसका आज़ार करते रहे, आज भी कर रहे हैं, तो फिर क्यों इसको ज़बरदस्ती यहाँ से फैसले किए जा रहे हैं जिससे फिर नुकसान होगा? देखें ना, ये मैंने अभी आपको यही गुजारिश की, बल्कि हम पहले भी करते रहे कि इस तरह के हालात तो वज़ीर-ए-आज़म को एक तो सपोर्ट मिलती है, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो वफाकी हुकूमत या बाकी इदारों को ये बताने के कि जी आप देखें मैं तो ये फ़ाइट कर रहा हूँ, ये लोग जो हैं ये नेशनलिस्ट बड़ी रेट ऑफ स्टेट जो है ना मुतासर हो जाएगी। अब लोग अगर वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील करेंगे तो फिर आइंदा वज़ीर-ए-आज़म को भी 10-15 हज़ार लोग आगे इकट्ठे होंगे तो फिर आप तब्दील करते रहेंगे, फिर आप ये एक नई एग्जाम्पल जो है ना बना देंगे। तो ये वज़ीर-ए-आज़म ने, ये वज़ीर-ए-आज़म का बयानिया है, हिकमत अमली आपको नहीं ये उनकी हिकमत अमली और बयानिया है। अदरवाइज ना तो एक्शन कमेटी ने कोई मुतालबा किया हुकूमत की तब्दीली का, ना वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली, इवन कि उन्होंने तो किसी DC SP का भी मुतालबा नहीं किया था। वो तो अपने मुतालबात लेके बैठे हैं, जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा उसके सामने वो पेश कर देंगे। अगर ये जाएंगे तो हो सकता है नया वज़ीर-ए-आज़म आए तो वो पूरी सियासी हिकमत अमली के तहत इनको मैनेज कर ले, जॉइंट एक्शन कमेटी को। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगे वहाँ पे, या वफाक पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा, नज़रिया ला के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा, तो उसका वो जो डैमेज कंट्रोल करना ना अब ये ज़रूरी हो गया। अब ये नहीं है कि वो जो फायर फाइटिंग वाला काम ख़त्म हो गया, अब डैमेज कंट्रोल करना है, क्योंकि एक आपने इतना बड़ा जो है 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो इस एक साल में हो गया, तो इस डैमेज को कंट्रोल करना किस तरह करना है, ये वफाकी हुकूमत और वफाक के इदारों का और ये एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी। अमर साहब अभी हम आते हैं कि जो बजट के मामला हैं आज़ाद कश्मीर के, वो अभी तक हल नहीं हुए और हुकूमत आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म सब चाह रहे हैं उनको 44 अरब के करीब जो तरक्याती बजट मिले, और आज इत्तलात हैं कि वफाकी हुकूमत है 31 अरब तक यानी जो तरक्याती बजट है उस पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। तो जो आज़ाद कश्मीर में बजट है क्यों ताख़ीर का शिकार है और इसका फिर इसका ड्रॉप्सिंग क्या होगा? साहब एक तो ये बात है कि आज़ाद कश्मीर का बजट जो ज़ाहिर है एक आइनी ज़रूरत है, उसे अगर आज नहीं पेश करेंगे तो 4-5 दिनों के अंदर पेश करके हर सूरत 30 तारीख तक इसे मंजूर करवाना है, चाहे वो जिस तरह भी कराएंगे, नहीं कराएंगे तो फिर जो है वो एक आइनी बुहरान है और माली बुहरान तो है ही है, स्टेट कैसे चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, आप ये खुद माफियाज का जिक्र करते थे, आटा माफिया, सिगरेट माफिया, साफ़ी माफिया, तो जो सबसे बड़ा माफिया है वो खुद बने हुए हैं इस वक्त, और वो जो माफिया बने हुए हैं वो बेहक वक्त जो है वो अपने मेम्बरान को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में जो उनकी तादी सियासी जमात हैं उन्हें भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, और एक ऐसा तासर झेल रहे हैं कि अगर मैंने पैसे ना दे सो मैं बजट इन पेश करने लगा। अब इशू ये है कि 2 अरब 20 से 25 करोड़ रुपए का एक बजट का एस्टिमेट है कि 2 खरब 20 से 25 अरब रुपए के करीब का, उसमें से 28 अरब रुपए इन्हें जो है वो पहले मंजूरी हुई थी, और कल शाह गुलाम कादर साहब की सिफारिश के ऊपर 3 अरब रुपए का इजाफा किया गया है कि उन्होंने कहा था कि मीर मकाम साहब ने मेरे साथ वादा किया था, तो 31 अरब रुपए देने के लिए तैयार हैं, जबकि ये जो हैं वो 44 अरब रुपए मांग रहे हैं। उसका भी उन्होंने हल निकाला था कि आप जो है अगर अपना रवैया ठीक करते हो तो आप 44 छोड़ कर 50 अरब का बजट दे दें। जब देंगे तो आपने पिछली बार 28 अरब था तो आपने 42 अरब दे दिया था, तो पूछ के दिया था 70-72 करोड़ पे आपने सरेंडर किया, नहीं खर्च कर पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें से 72, मैं कह रहा हूँ कि वो जो उन्होंने जब 28 अरब उनका बजट था तो उन्होंने पूछ के किया था। दूसरी ये बात है कि जो पैसे देता है उसे इतना पूछने का तो हक है, सब हासिल है नहीं, आप खर्च ही नहीं कर पाए ना, पिछले बजट से आपसे नहीं खर्च हो पाया पूरा। मैं कह रहा हूँ एक तो खर्च नहीं कर पाए, दूसरी ये बात है जो खर्च किया है वो बता नहीं रहे, तीसरी ये बात है कि वो कहाँ लगा है आप भी नहीं देख रहे। मैंने तो आज़ाद कश्मीर में कोई तामीर तरक्की नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी, शहजाद राठौर साहब कहते हैं मैंने भी नहीं देखी, किसने देखी है, वो किधर लगे हैं पैसे, उसका जो है वो ना ब्रेकअप देने के लिए तैयार हैं, ना कोई वो उसकी जो लोगों के सामने शामिल, बस ये कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, दयानतदार हूँ, मैं मस्जिद में, बस ये है मेरा अल्लाह का मामला है।
तो मकसद उसके अलावा इनके पास किसी किस्म का कोई नहीं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जी तमाम पब्लिक सेक्टर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। मकसद हेल्थ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं, एजुकेशन के ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी इनकी, मकसद जो वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ तवज्जो कोई नहीं थी। आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि जिस तरह की मैंने उस दिन भी बताया था कि जिस तरह का ये बजट पेश करके बचत करते हैं कि जी आप मगर अगर ये 2 खरब 20 अरब का बजट है तो ये कहें जी मैं सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह ही नहीं देता, ठीक है जी, तो वो तनख्वाह वाले सारे पैसे बच जाएंगे, पेंशनर को पैसे नहीं जाएंगे तो पेंशनर बच जाएंगे। इसी तरह जो है आपने 1300 जो है वो MNCH के मुलाजमीन को जो है वो पूरा साल तनख्वाही नहीं दी। इसी तरह जो है वो डाक मुलाजमीन को तनख्वाही नहीं दी। आप किसी का वो आपने सैकड़ों हज़ारों लोग बेरोज़गार कर दिए। इसी तरह आपने सैकड़ों पोस्टें ख़त्म कर दी। तो ये जो बजट का तरीक़ाकार है ये एक नया तरीक़ाकार है। आज़ाद कश्मीर की सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। मैं उसके ऊपर उस दिन भी दुरान साहब भी बात कर रहे थे, आपने भी बात की, मगर ये देखें कि पूरा हर इंडस्ट्रीज जो है वो भाग गया है। सिर्फ एक इंडस्ट्री वाला वो भागा जिस दिन हम हिसाब कर रहे थे कि 3 अरब 12 करोड़ पे वो देने के लिए तैयार थे। एक जो टोबैको कंपनी है तो उसे इन्होंने नहीं किया तो वो भाग गए। दूसरी तरफ ये जो है अब अपना जो है वो जनरेट करके उसे बढ़ाने के बजाय जो है वो रोज़ाना जो है वो कभी एक वजीर के दर पे जाते हैं, कभी दूसरे के दर पे जाते हैं, कभी किससे सिफारिश कराते हैं, कभी किससे सिफारिश कराते हैं। तो अभी जो है ये कल इम्कान है बजट पेश होने का। 31 अरब रुपए तक जो है वो हुकूमत वफाक पाकिस्तान जो है वो देने के लिए तैयार है। और बाकी जो है मेरा ख्याल है कि ये बजट खुद पेश करेंगे, आखिरी हद तक ब्लैकमेल करेंगे। अगर हुकूमत और वो ब्लैकमेल ना हुए तो फिर ये बजट पेश करेंगे। इसमें आज एक जो है बजट के हवाले से उन्होंने जो सबसे अहम बात की, आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि बजट में हेल्थ कार्ड जो है वो महदूद पैमाने पे बहाल करने का। वैसे तो बाद लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सबके लिए कहा है, लेकिन वो महदूद पैमाने के लिए उन्होंने कहा है कि जो लोग जो मुस्तहिकीन के लिए कहा है या टारगेटेड उन्होंने कहा है। तो आपको पता है आज़ाद कश्मीर में तो फिर सदर मुस्तहिक होता है, वज़ीर आज़म मुस्तहिक होता है, वज़ीर मुस्तहिक होता है, साबिक़ मेंबरान असम्बली मुस्तहिक होते हैं, टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट मुस्तहिक होते हैं, फिर आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करते हुए बाकी सरकारी मुलाजमीन भी मुस्तहिक होते हैं। वरना जिस दिन के मौसूफ ने वज़ारत उज़्मा का चार्ज संभाला है, कैंसर के मरीज़ कैंसर से मर गए हैं, दिल के मरीज़ दिल से मर गए हैं, गुर्दों के मरीज़ गुर्दों से मर गए हैं। इन्होंने जो है वो किसी इलाज का जो है वो पैसा नहीं दिया, हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दिया, मुनाफा ज़कात से लोगों के इलाज की मुआवजे की सहूलत ख़त्म की हुई थी। तो ये इन्होंने काफ़ी बचत की है जिससे वो एनरोलमेंट फंड या वो कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, अब ये कह रहे हैं कि जी मैं वो करता हूँ। अभी देखना पड़ेगा कि ये टारगेटेड जो हेल्थ कार्ड वो बहाल कर रहे हैं उसके क्या असरात होते हैं, और आया जो है ये वो जिस तरह एक प्रॉपर हेल्थ कार्ड था उससे ये आज़ाद कश्मीर की आवाम को किधर तक। अच्छा दुरानी साहब, आज भी बजट पेश नहीं हुआ और इम्कान शायद कल हो, लेकिन भी तो उस पर कोई तस्दीक नहीं है कि कल होगा भी नहीं। तो ये बजट को क्यों इसमें ताख़ीर की जा रही है? तो क्या वाकई को वज़ीर-ए-आज़म साहब संजीदा हैं कि मामलात को लेकर आगे चलें? नहीं, ये तो मैंने कल भी आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म की हिकमत अमली है कि इसमें डिले करके, एक तो वफाक से उन्होंने अपने देखें 3 अरब तो उन्होंने ले लिया ना एक्स्ट्रा, हालांकि 2 अरब 64 करोड़ उन्होंने खर्च ही नहीं किया पिछले साल, लैब्स हो। इसका मतलब है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। आज़ाद कश्मीर में 28 अरब रुपया भी खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है जो डेवलपमेंट का है, जबकि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिए नहीं महकमों को ना, खर्च कैसे करते हैं कि वो एक आदमी अपने पास लेकर सब कुछ रखे, वो तो ब्लॉक प्रोविजन लेके रखे ना। लेकिन अब जब आपने 2 अरब 64 करोड़ जो है ना वो सरेंडर कर दिया 28 में से भी, तो बात उस दिन खुली ना जिस दिन वफाकी हुकूमत की कमेटी ने उनसे रिकॉर्ड मांगा कि हमें हिसाब दो, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा हमारा तो 26 अरब हमने टोटल स्पेंडिंग की है। तो अब प्राइम मिनिस्टर तो हमें ये कहते रहे आज तक कि मैं तो 42 अरब का डेवलपमेंट बजट ले गया हूँ। मैंने पिछले साल उन्होंने 50 अरब से कितना उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो है ना टैक्सेस इनलैंड रेवेन्यू का जो है ना वो बजट इधर शिफ्ट कर दिया, वहाँ से मैंने टैक्स इकट्ठे किया, अपनी बचत की, ये किया वो किया। तो अब तो आके पता चला कि 2 अरब 64 करोड़ तो लैप्स हो गया 28 में से भी। अब ये कैसे जो है ना वो कह रहे हैं कि हमें जो 43 या 44 बिलियन और दें, और फिर उसमें भी वफाकी हुकूमत की मैं समझता हूँ बड़ी मेहरबानी है इन पे। 23 अरब उन्होंने अभी दिया, इनको 1 महीना नहीं हुआ अभी, और साथ ही उन्होंने 3 अरब रुपया डेवलपमेंट के बजट में भी इजाफा कर दिया और 31 अरब हो गया। राय साहब, ये 31 अरब भी अगर ये खर्च कर लें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ये बस एक ही काम कर सकते हैं कि आपने एक ब्लॉक प्रीमियम बनानी है, उसमें से अपनी मर्जी की स्कीमें जो है ना निकालते रहें। ये जिस तरह नहीं होता पूल कर दें पैसे, तो उसमें ना आपने कोई एडीपी बतानी है, रिफ्लेक्ट करना है कि जी ये फलां प्रोजेक्ट के लिए, वो नहीं करना। उन्होंने कहना ये 50 करोड़ रुपये फलां MLA को दे दें, ये इसके रोड के दे दें, और CNW को आपने लोकल गवर्नमेंट की तरह चलाना है। अब मसला ये है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर का जो टोटल बजट बन रहा है ना, वो बन रहा है 2 खरब और 64 अरब का जो है नॉन डेवलपमेंट,
ठीक है जी। और अगर उसमें 44 अरब हम शामिल कर लें तो ये 220 अरब रुपया बन जाता है। राय साहब, एक दफ़ा हमने जब 10 साल पहले एक बजट पेश किया तो 1 खरब तो 20 अरब का बजट था, तो लोग सर पे हाथ रखे कि ये किधर खर्च हो रहा भाई। तो मसलन 2 खरब तो 64 अरब तो आपकी सर्विसेज पे जा रहा है, जिसमें जो है ना ये हेल्थ है, जिसमें एजुकेशन है। 1 खरब 1 खरब 64, 1 खरब 64, लेकिन 44 अरब जो है वो मिला के 2 खरब 20 अरब बनता है, 220 अरब बनता है, जो आपने जो 44 अरब का डेवलपमेंट का बजट है। अब ये मिला के जब आप करते हैं तो आपके पास जो है वो अगर 31 अरब का भी आप खर्च नहीं कर सकते डेवलपमेंट का बजट, फिर अगले साल अगर आपने सरेंडर करना है तो वफाकी हुकूमत तो आपका बजट ये ना 20 अरब पे ले जाए कि भाई इनकी कैपेसिटी ही नहीं है आपका, तो ये आज़ाद कश्मीर को फिर वो इस तरह ट्रीट करेंगे कि जी ठीक है जितना आप खर्च करेंगे हम साथ साथ आपको देते रहेंगे, जिस तरह उन्होंने अभी भी कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप 31 अरब खर्च करते हैं तो हम आपको आखिरी समाई में जो है ना 10 और दे देंगे, आपका 41 हो जाएगा या 44 भी कर देंगे। लेकिन बात यह है कि अभी इनको जब फंड्स मिलते हैं वो जाते कहाँ हैं, कहाँ लगते हैं, ये कोई ब्रेकअप नहीं मिला। आमिर साहब ने सही बात की है कि ना आज तक तो कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बता दें, पॉलिसी बता दें, नहीं प्रोजेक्ट बड़ा बता देना कि मैंने ये बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, या एक ऐलानात ही किया ना, बिमर में यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, फलाने किया, ये तो वो डेवलपमेंट का काम नहीं है। बाकी अगर आपने कहीं छोटी मोटी सड़कें या वो बनाई हैं, जो स्कूल बनाए हों, को अस्पताल बनाए हों, को नामे कॉलेजेस बनाए हों, कुछ भी और बचत का इतना कहते हैं कि अपने सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने अपने PM ऑफिस से भी बंदे निकाल दिए इतने 150, और जो है ना वो अपना जो है वो फंड भी सरेंडर कर दिया, स्वाबदीदी ज़कात मुनाफा फंड भी ख़त्म कर दिया जो गरीब लोगों के लिए होता था। वज़ीर आज़म को बस एक ही होता था कि ज़कात मुनाफा फंड से वो दे सकता था या अपने स्वाबदीदी फंड से, वो सब कुछ सरेंडर कर दिया। वो अपने आप को इधर ये बताते हैं मिस्टर क्लीन कि मैं तो इतना बड़ा, जो देखें जी मैं तो, मेरे जैसा दरवेश वज़ीर आज़म है ही नहीं है। और जो है लोग जो है पूरा साल वो, हमने ये बार बार तवज्जो दिलाई, बार बार हमने ये कहा कि देखें सरकारी मुलाजमीन, MLAs, मिनिस्टर और वज़ीर आज़म सदर जो है उन सब की इलाज मालजा जो है वो सरकारी फंड से हो रहा है, फ्री हो रहा है, आउट ऑफ आज़ाद कश्मीर भी हो रहा है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हो रहा है। लेकिन जो गरीब बंदा है, जो इसका कोई वाली वारिस नहीं है, जो कश्मीरी ज़कात पे जो इलाज कराता था या जो ज़कात पे नहीं भी कराता, जरूरतमंद आदमी है, 5-6-7 लाख रुपए किसी को महकमा हेल्थ से जो है ना, आप देखें ना कोई किसी को हार्ट अटैक हो जाता है गरीब आदमी को, तो वो तो नहीं आगे 5-7 लाख रुपए वो इतना खर्चा कहाँ से कर, लेकिन वो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर उसका खर्चा बर्दाश्त करती थी। हमने यही तवज्जो दिलाई थी कि यार अपने तो आपने सारे मामला ठीक कर लिए, आपने तो अपने लिए जाने के लिए अगले महीने आप जा रहे हैं वज़ारत उज़्मा से जब, तो आपने उसके लिए पहले से जो है ना 0 मीटर गाड़ी भी मंगवा ली कि वज़ीर आज़म की मराद जो है ना, साबिक़ वज़ीर आज़म की मराद भी इजाफा कर दिया, बाकी चीज़ें भी कर दी। तो कम अज़ कम आप जो गरीबों का भी ख्याल रखें, जिन्होंने 1 साल में जिनके इलाज चल रहे थे कैंसर के, उनके इलाज रोक दिए गए, जिनके इलाज जो है वो हार्ट के चल रहे थे वो रुक गए, और कई लोगों को तो बेचारों का पुरसान हाल ही नहीं है, वो तो धक्के खाते फिर रहे हैं। तो हमने वो तवज्जो दिलाई, शायद अल्लाह करे ये अब हेल्थ कार्ड में उनको कवरेज मिल जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इसमें इतनी बड़ी कवरेज मैं कह रहा हूँ हेल्थ कार्ड में कवरेज तो मिल ही जाएगी कुछ लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले हेल्थ कार्ड में से सदर की कवरेज खत्म करें, वज़ीर आज़म की कवरेज खत्म करें, काबीना नहीं आमिर साहब देखें, नहीं MLAs की खत्म करें, उसके बाद किसी गरीब आदमी नहीं वो ये गुजारिश है ना, मैं ये कह रहा हूँ वो देखें, वो तो सरकारी मुलाजम, सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, MLA वो हेल्थ कार्ड के मुताज ही नहीं है ना, वो उनके तो वैसे ही चल रहे हैं। दुरानी साहब अभी हम आते हैं, वक्त हमारे पास कम है कि आज मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर के सबक अमीर और सबक मेंबर मकबूजा कश्मीर असम्बली गुलाम नबी नौशेरी साहब, इनका तहरीक आज़ादी कश्मीर में बड़ा किरदार, आज इनका इंतकाल हुआ। जनाब अमर साहब क्या कहेंगे आप गुलाम नबी नौशेरी साहब के हवाले से? एक तो मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़े पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तानियों से बढ़ के पाकिस्तानी मौलाना गुलाम नबी नौशेरी साहब जो हैं वो रहलत फरमा गए हैं। तो अगर ये देखा जाए कि आज़ाद कश्मीर में आने वाले मकबूजा कश्मीर से हिजरत करने वाले जो सबसे बड़े कद काठ के लोग थे, उनमें शायद नौशेरी साहब जो थे, और हम असर वो आपको पता है कि अली गिलानी साहब और जो उस लेवल की, जो मीरवाज साहब के वालिद साहब उस लेवल की ये क्यादत थे। और आपको मकबूजा कश्मीर में भी जमात इस्लामी का अमीर भी रहे हैं और बानी भी रहे हैं, वहाँ से मेंबर असम्बली रहे हैं, और जिस अंदाज से उन्होंने इस्लाम के लिए और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए
खिदमात के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा था। काफ़ी अरसे से साहिब फराज थे, आपको याद होगा, मुलाकात करने भी गए थे जब डॉक्टर अपना क्या कहते हैं मुश्ताक साहब अमीर बने, तो हमने उनसे कुछ उन्होंने किताबों का भी तोहफ़ा दिया था। तो वो हमेशा जो है वो जद्दोजहद में रहे हैं। तो 2 उन्होंने बुक्स लिखी बतौर ये जब वो अर्ज़ा क्या कहते हैं डायलिसिस के अर्ज़ा में मुब्तला थे किडनी के, तो उसके बाद भी। तो मैं ये समझता हूँ कि नौशहरी साहब की बड़ी खिदमात हैं। उन्होंने जो ख्वाब देखा था, जिस ख्वाब की तकमील के लिए उन्होंने मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर हिजरत की थी, वो आज़ादी का ख्वाब था, और वही ख्वाब आंखों में लिए, वही हसरत जो है वो आंखों में लिए जो है वो आज चले गए हैं। मैं समझता हूँ हमारी बड़ी लाट जो है बहुत बड़े कद काट के हम कश्मीरी रहनुमा से, और आज जो है तहरीक आज़ादी कश्मीर के वाले से, नज़रिया इलाके पाकिस्तान के वाले से, जद्दोजहद आज़ादी पे यकीन रखने के वाले से, और मुजाहिद इस्लाम के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं उन्हें हम खराज अक़ीदत भी पेश करते हैं और तोक़ो करते हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं और जो उनके सोच रखने वाले लोग हैं वो उनके मिशन को जारी रखेंगे। हम भी याद करते हैं कि उनके जो नेक मिशन है उसको इंशाल्लाह जारी रखेंगे। दुरानी साहब आप क्या कहें गुलाम नबी नौशहरी? बिल्कुल, नौशहरी साहब का जी बड़ा अफसोस है हमें, और बड़ा तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बड़ी खिदमत नुकसान है बहुत बड़ा उनका जो है ना ये आज, लेकिन मौत बराक है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। लेकिन नौशहरी साहब ने जिस उनकी फैमिली ने मकबूजा कश्मीर में कुर्बानियाँ दी, फिर वहाँ से वो हिजरत करके पाकिस्तान आए। आप देखें ये लोग वो हैं कि जो पाकिस्तान के परचम में दफन होना का जो है ना ये ख्वाब लेके अज़म लेके यहाँ पे पहुँचे, और इनकी कब्रें भी यहाँ पे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कुर्बानियाँ ये देंगे कि ये पूरी नस्लें जो है ना उन्होंने कुर्बान कर दी। तो नौशहरी साहब की भी पूरी फैमिली एक हिस्ट्री है इस तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, आधा ख़ानदान वो डिवाइडेड फैमिली है, और फिर इनका तहरीक आज़ादी कश्मीर में अमली किरदार है। एक तो है ज़बानी होता है कि जी आपने सियासी तकरीरें की, वो सारा प्रैक्टिकली इनकी फैमिली के लोग, इनके जो बिल्कुल इन्होंने जो तहरीक आज़ादी कश्मीर में इनके गन उठाने वाले लोगों में ये लोग शामिल थे। तो जो उस वक़्त एक तहरीक चली 90s में, जो मुजाहिदीन कश्मीर ने तहरीक चलाई, उसमें नौशहरी साहब के ख़ानदान और इनका बड़ा किरदार। मैं एक बात मैं बताता हूँ, आप ये देखें, अगर नौशहरी साहब के लिए, अली गिलानी साहब के लिए, मीरवाज फैमिली के लिए, अपना यासीन मलिक के लिए, अगर ये इनका मंजिल इक़्तिदार होती तो ये आप यकीन करें अली गिलानी साहब कम से कम 15 बार जो है वो वज़ीर आज़म बनते, वज़ीर आला के बनते, उधर के ये बनते, मगर इन लोगों के लिए इन्होंने सारा मजमा छोड़ के जो है वक्त हमारे पास कम है। अभी आते हैं कि जो कल हवेली वहाँ ये टूरिज़म जो फेस्टिवल हुआ, बड़ी तादाद में जो इफ्तिताई तकरीब थी उसमें बड़ी तादाद हज़ारों के हिसाब से लोग आए, और रात को जो तकरीब शुरू हुई तो यानी वहाँ जश्न का समा था। तो क्या कहेंगे आप, ये कितना बड़ा इवेंट हुआ और इससे क्या तसर गया? मैं समझता हूँ जी कि हवेली की आवाम ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये जो एक पहले भी उन्होंने पिछले साल किया था और एक अब इस्तीफ़ा किया, और चूँकि 4 बिहाड़ के बाद जो एक गलत मैसेज गया था कि फेस्टिवल्स के बाद ये लोगों के साथ होता है, लेकिन हवेली के अवाम ने उस तासर को भी ख़त्म किया और एक हज़ारों की तादाद में लोगों एक अमन का पैगाम भी दिया। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो फ़हीम रब्बानी साहब है ना, जिनकी वजह से 4 बिहाड़ का वहाँ पे मामला हुआ, और ये जो आज भी असीरान जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, और फिर ये फेस्टिवल जो है ना वो सियासत की नज़र हो गया। फ़हीम रब्बानी साहब को फैसल राठौर साहब से सीखना चाहिए। फैसल राठौर साहब ने देखे ना कि वहाँ पे कोई सियासत नहीं की, उन्होंने इसको फिर फोकस किया सिर्फ फेस्टिवल और टूरिज्म के हवाले से। आप देखेंगे रात को हज़ारों की तादाद में लोग थे, कोई एक पत्ता भी टूटा, कोई एक गमला टूटा। आप ये बताएं ना, कोई वहाँ पे हमने नहीं लगा कहीं कोई, तो इसलिए इस फेस्टिवल की कामयाबी में मैं समझता हूँ कि हवेली की जो इंतज़ामिया है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं राजा इमरान शाहीन, और फैसल राठौर साहब वहाँ के जो MLA मिनिस्टर हैं, बाकी सियासी जमातें भी, फैसल राठौर साहब ने खुद भी उन्होंने सारी जमातों का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून, चौधरी अजीज़ साहब चूँकि उनकी सेहत नहीं ठीक थी वो यहाँ आ गए, बाकी लोगों का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो ये सब ने मिल के इसको कामयाब किया। देखें इसमें किसी ने सियासत नहीं की, ये और ये सबका क्रेडिट है, सबको इसका क्रेडिट देना चाहिए। और ये इस हवेली फेस्टिवल ने कामयाबी के बाद बाकी फेस्टिवल्स को जो है ना एक अच्छा मैसेज आएगा कि वहाँ पे हो सकते हैं। 4 बिहार ने जो नेगेटिविटी फैलाई थी, एक तो ये बात है कि हवेली फेस्टिवल जो है, हवेली वालों ने जो है वो
आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म की तरक्की में जो है वो एक कॉरिडोर का काम किया। और याद है आपको पिछले साल नील फेरी के ऊपर कितने लोग गए, और इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में शायद अपनी नौयत का दुरानी साहब ये सबसे बड़ा इज्तिमा था जिसमें ये है। दूसरी ये बात है इस पर, एक जो सियासी रवादारी और वज़ादारी की बात है कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने उधर जो तकरीर की तो उसमें उन्होंने चौधरी मोहम्मद अजीज़ साहब जो साबिक़ सीनियर वज़ीर हैं, अलील हैं, उनका जिक्र किया और उन्होंने उधर दुआ भी की कि जी हम जो है वो सियासत से बालातर होकर, उधर सारी सियासी जमातों ने, सारी कौमियतों ने, सारे नज़रियात के लोगों ने जो है अपने नज़रियात को छोड़ के जो है वो आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए, आज़ाद कश्मीर में सियासत की फ़रोग़ के लिए एक जो है वो संग मील अबूर किया। और मैं समझता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जितना इतना बड़ा इज्तिमा और इतनी कुशादगी के साथ जिस तरह उन्होंने मेज़बानी की है, और उसके बाद आप याद रखिएगा कि पिछली बार इन्होंने जब नील फेरी की सफाई की थी उधर जो है वो सियाह जो है बहुत गंद डाल के आगे थे, तो इन लोगों ने जो है वो प्रॉपर अगले दिन जाके सफाई की थी। तो मैं समझता हूँ कि हवेली की आवाम से, हवेली के कल्चर से, हवेली के लोगों के रवैये से, हवेली के टूरिज़म से जो है वो आज़ाद कश्मीर को, पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया आमर साहब आपका। दुरानी साहब, नाज़रीन जो यानी जिस तरह कल हवेली के लोगों ने भरपूर जो यकजहती का मुजाहरा किया, जो सिया गए थे पूरे पाकिस्तान से, उनको खुश आमदीद कहा, ये यानी पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए एक मसाल काम किया है और फिर साबित किया है कि जो कश्मीरी आवाम हैं, कश्मीर के लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो मौक़े हैं वो उसमें वो सिर्फ जैसियात हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी अज़ला भी यानी इसको मिसाल बनाएंगे। तो कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।